अमर इमोर्टल सेक्स अब पूरी तरह विनाश के कगार पर पहुंच चुके थे। सभी लोग एक बूढ़े आदमी और एक महिला की रक्षा कर रहे थे। भले ही उन्हें पता था कि इस बार शायद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, फिर भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि यही इमोर्टल सेक्स को बचाने की आखिरी उम्मीद थी। मरने से पहले बूढ़े आदमी ने सु झिवेई से कहा, हमें देखकर यह मत सोचो कि हम एक छोटा सा सेक्ट हैं जो अब टूटने की कगार पर है। असल में 1,00,000 साल पहले जायंट जोंग तो हमारे जूते उठाने के लायक भी नहीं था। हमारा ओल्ड सेक्ट रेड अलायंस का सबसे भयानक और सबसे शक्तिशाली सेक्ट था, बस इसलिए कि हम बहुत ज्यादा इनविंसिबल थे। हमें जीवन और मृत्यु की सीमा तक पीछे हटना पड़ा। यह सब 1,00,000 साल पहले हुआ था, जब ओल्ड सेक्ट की पहली पीढ़ी ने रेड अलायंस पर विजय प्राप्त की थी। तब उसने क्षुआन दाई ओहदा छोड़कर गया था। अब यही हमारा एकमात्र रास्ता है। सेक्ट के पूरी तरह नष्ट होने से पहले हमें उसे ढूंढना ही होगा। मास्टर ओल्ड सेक्ट की पहली पीढ़ी, क्या वह सच में अभी भी जिंदा है? अपने सामने गिरे हुए भाइयों को देखकर सु झिवेई की आंखों से आंसू बहने लगे और वे क्षुआन दाई ओहदा पर गिर पड़े। उसी समय दुनिया भर में मशहूर पर्पल डीमन मिंग क्वे प्रकट हुआ। इतनी भयानक ताकत के सामने इमोर्टल सेक्स का विनाश लगभग तय था। जब सु झिवेई ने पर्पल डीमन मिंग क्वे को अपनी ओर आते देखा तो वह डर के मारे सीधे जमीन पर बैठ गया। उसके मन में केवल एक ही सवाल था, क्या मैं सच में यही मरने वाला हूँ? क्या ओल्ड सेक्ट की पहली पीढ़ी सिर्फ एक किंवदंती थी? लेकिन तभी यह कैसे संभव है? पर्पल डीमन मिंग क्वे एक ही उड़ान में हजारों मील दूर निकल गया और जल्द ही 9 डेडली सिंस के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया। उसके सामने एक शानदार पालिस खड़ा था। वह इतना भव्य था मानो पूरे संसार का शासक वही हो। पालिस के सामने पहुंचते ही पर्पल डीमन मिंग क्वे ने सु झिवेई को नीचे रखा और स्वयं जमीन पर लेटकर पालिस की ओर श्रद्धापूर्वक झुक गया। मास्टर, मिशन पूरा हो गया है। हॉल के अंदर मौजूद रहस्यमयी व्यक्ति की आवाज गूंज उठी। यह दृश्य देखकर सु झिवेई पूरी तरह डर गया। उसने तुरंत अपनी कमर झुका ली और सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। उसी समय उसकी कमर पर बंधा हुआ टोकन अचानक हवा में उड़ गया। सु झिवेई ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह टोकन एक प्रकाश किरण में बदल गया और सीधे उस व्यक्ति के हाथ में जा पहुंचा। सु झिवेई तुरंत चिल्लाया, मास्टर, आपने मेरा टोकन क्यों छीन लिया? यह मेरी चीज है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह किससे बात कर रहा है। उसकी आंखें फैल गईं। आप इमोर्टल सेक्स की पहली पीढ़ी हैं। चैन ब्यूमियन, उस रहस्यमयी व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, जब से मैंने यह टोकन लिया था तब से मैं 1,00,000 सालों तक छिपा हुआ हूँ। मुझे लगा था कि दुनिया मुझे कब का भूल चुकी होगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज कोई 9 डेडली सिंस तक पहुँच जाएगा। फिर मैंने जमीन पर घुटनों के बल बैठी उस महिला की तरफ देखा। वह दिखने में काफी सुंदर थी, लेकिन इमोर्टल सेक्स नाम सुनकर मैं कुछ देर तक सोचता रहा। फिर अचानक मुझे याद आया कि कभी एक छोटा सा सेक्ट मेरे पीछे पीछे चला करता था। मैं उस महिला को कमरे के अंदर ले गया। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मेरा चेहरा काला पड़ गया। तुम कहना चाहती हो कि एक कचरे का टुकड़ा लगभग मेरी जगह लेने वाला था? मैं तो गुस्से से फटने वाला हूँ। मैं इस दुनिया में पूरे 2,00,000 सालों से हूँ। मेरे पास सिस्टम है और इतने सालों में मैं कभी इतना गुस्सा नहीं हुआ। पहले 1,00,000 सालों के दौरान जब भी मैं अपनी खुद की पाव बनाता था, सिस्टम मुझे रिवॉर्ड देता था। मैं अनगिनत सेक्ट्स में जा चुका हूँ। इंपीरियल डिनेस्टी और फैमिली क्लान के पास सीधे ताव तक पहुंचने की क्षमता थी और उस समय यह पूरे रेड अलायंस का सबसे इनविंसिबल स्टेज माना जाता था। इस रास्ते पर कल्टीवेशन करने के लिए मुझे डिवाइडिंग का गॉड ऑफ लाइट, फ्यूरिगो, यांगलिंग, गॉड ऑफ फ्लावर, ताओनेट और सबसे शक्तिशाली ताओ एम्पर तक पहुंचना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने ताओ एम्पर रेल्म में कदम रखा, सिस्टम अचानक बंद हो गया। मैं हमेशा अपग्रेड होने का आदी था। मैं धीरे धीरे कल्टीवेशन करना बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए मैंने एक फैसला लिया। मैंने अपनी ताकत के शिखर पर ही रिटायरमेंट ले ली और मार्शल वर्ल्ड में
शुआनत्यान एम्पर की एक अमर लेजेंड छोड़ दी, क्योंकि भले ही मैं ताओ एम्पर बन गया था, एक दिन कोई ना कोई मुझे जरूर पार कर जाता और उस समय मेरा अंत तय होता। मैंने अपने इन नालायक डिसेंडेंट्स की तरफ देखा। मेरा गुस्सा आसमान छू रहा था। मैं तो ब्रोकन सॉर्ड सेक्ट की एक तस्वीर लेकर उसे उड़ाने की सोच ही रहा था कि तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, वही आवाज जो पूरे 1,00,000 सालों से गायब थी। क्लान गेट सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। कारण टास्क सु जीवे को प्रशिक्षित करो, उसे वांगक्सियन क्लान को दोबारा स्थापित करने दो। रिवॉर्ड 10,000 वर्षों की पाओ। यह आवाज सुनते ही मैं खुश हो गया। ऐसा लग रहा था कि अगर सु जीवे और मजबूत बनता है तो मुझे रिवॉर्ड मिल सकता है। ऐसे में जायंट क्लान को अभी नष्ट नहीं किया जा सकता। मैं क्लान गेट को कुछ समय के लिए बचा सकता हूँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसलिए मुझे सख्त बनना होगा। क्या तुम समझते हो? सु जीवे शर्म से अपना सिर झुका लेता है। शेंजियन क्लान के चीफ के पास सेलेस्टियल सॉर्ड बॉडी था। उसके सामने मैं 3 मूव्स भी नहीं टिक सकता। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता। सड़क किनारे मिलने वाली उस स्तर की चीज ने भी मेरे डिसेंडेंट्स को ईर्ष्या करने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगता है कि मुझे सच में तुम्हें ठीक से कल्टीवेट करना पड़ेगा, तुम्हारे जैसे अनुभवहीन डिसेंडेंट को। मैंने उस लड़की को पकड़ लिया। अगले ही पल वह खुद को एक विशाल स्टारी स्काई के नीचे खड़ी पाती है। वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। मैंने कहा, यह मेरा क्लोकरूम है। फिर मैंने आसमान में चमकते सितारों की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, मेरे डिसेंडेंट को मदद चाहिए। तुम में से कौन उसके साथ चलना चाहता है? जैसे ही मेरे शब्द खत्म हुए, आकाश से 4 आकृतियां नीचे गिर पड़ी और सीधे सु जीवेई के सामने आकर खड़ी हो गईं। ये 4 अलग अलग बॉडीज थीं। इनमें फायर, वाटर और अर्थ एट्रीब्यूट्स शामिल थे। इनमें से कोई भी बॉडी चुन ली जाए तो भी वह जायंट क्लान के चीफ की सेलेस्टियल सॉर्ड बॉडी से कहीं बेहतर होती। लेकिन मैंने उन्हें देखते ही चिल्लाया, दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से। मैंने उन 4 बॉडीज को ऐसे लात मारी मानो वे कोई गेंद हो। किसी भी कचरा बॉडी को बाहर मत आने देना। मेरे डिसेंडेंट को गंदा मत करो। फिर मैंने सिर हिलाया, छोड़ ओए, मैं खुद तुम्हारे लिए चुनता हूँ। मैंने केवल 10 सितारों की तरफ इशारा किया। यह सेलेस्टियल पॉइजन बॉडी है। 10,000 साल पहले दू जियोलो ने अकेले ही सैकड़ों त्यान जियोलो को चुनौती दी थी। उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, लेकिन उसके पूरा परिचय देने से पहले ही मैंने अपना हाथ हिलाया और पॉइजन बॉडी को सीधे बिखेर दिया। लड़कियों के लिए जहर से खेलना बेहतर नहीं होता। सु जीवे वहीं खड़ी रह गई। दुनिया की सबसे दुर्लभ पॉइजन बॉडी मेरे एक थप्पड़ से गायब हो गई थी। इसके बाद सेलेस्टियल सॉर्ड बॉडी, स्टारी वाटर बॉडी, फ्लोटिंग इमॉर्टल बॉडी और दाओ वांग रेल्म की फीमेल एम्परर की बैटल बॉडी एक एक करके सामने आती रही और मैं उन्हें एक एक करके नष्ट करता गया। जब मैंने लगातार 9वीं बैटल बॉडी को भी मिटा दिया, तब तक सु जीवे पूरी तरह पागल होने वाली थी। फिर मैंने एक और चमकते हुए तारे की ओर इशारा किया। यह सन गॉड बॉडी है, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? सु जीवे ने धीरे से सिर हिलाया। अब तो वह बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि सन गॉड बॉडी अब सिर्फ एक बैटल बॉडी नहीं थी, बल्कि एक लेजेंडरी गॉड बॉडी थी। मैंने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे लगता है कि तुम फायर एट्रीब्यूट की हो। सन गॉड बॉडी के साथ फायरी फीमेल एम्परर बनना कोई बुरी बात नहीं होगी। मेरी बात सुनकर सु जीवे की आवाज कांपने लगी। ओल्ड मास्टर, मैं तो केवल लेवल 8 पर हूँ। लेकिन उसके आगे बोलने का मौका मिलने से पहले सु जीवे के मन में एक ही विचार आया। मुझे लगता है कि मैं सन गॉड 5 में जलकर मर जाऊंगा, लेकिन यह वांगक्सियन सेक्ट को बचाने का उसका एकमात्र मौका था। सु जीवे एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने अपने दांत भींच लिए और आखिरकार उसने इसे आजमाने का फैसला कर लिया। मैंने संतोष से सिर हिलाया। अचानक एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई। उसने सीधे सु जीवे को घेर लिया। मैंने सन गॉड बॉडी की ओर इशारा किया। अगले ही पल वह सन गॉड बॉडी तुरंत पिघलकर उसके शरीर में समा गई। मैंने शांत स्वर में कहा, विरोध मत करो। पहली फ्यूजन हमेशा दर्दनाक होती है। सु जीवे दर्द को सहता रहा। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को
पूरी तरह हटा दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि ओल्ड मास्टर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 1 घंटे से भी कम समय में सु झिवेई ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अब उसके माथे पर सन गोडफायर का एक निशान चमक रहा था। सु झिवेई तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। ओल्ड मास्टर, आपकी महान कृपा के लिए धन्यवाद। मैं आपका ऋणी हूँ, मैंने हाथ हिलाते हुए कहा। तुम मेरे डिसेंडेंट हो, मैं कैसे दूसरों को तुम्हें तंग करने दे सकता हूँ। अगर सच में मेरा धन्यवाद करना चाहते हो तो वांगसियन सेक्ट को फिर से खड़ा करके दिखाओ। यह सुनकर सु झिवेई ने मन ही मन शपथ ली, वह ओल्ड मास्टर को कभी निराश नहीं करेगा। उसी समय सेक्ट की स्थिति बेहद गंभीर थी। वह सोच रहा था कि किसी और दिन वापस आकर मुझे धन्यवाद देगा, लेकिन तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? दूसरे लोग अपना पूरा जीवन कल्टीवेशन में लगा देते हैं, लेकिन मुझे कल्टीवेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मैं बस कुछ स्वादिष्ट खाना खाना चाहता था। मैंने अपने आंगन की ओर इशारा किया। सामने एक सब्जियों का बगीचा है, जो चाहिए खुद तोड़ लो। सु झिवेई पहले ही कई बार चौंक चुका था, लेकिन इस बार वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह कोई साधारण वेजिटेबल गार्डन नहीं था, वह तो एक पवित्र होली लैंड था। 1 घंटे से भी कम समय में टेबल तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से भर गई। मैंने एक कौर खाया और संतुष्टि से सिर हिलाया, लेकिन सु झिवेई एक तरफ खड़ा था। उसे बैठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं जो मांस खा रहा था वह होली बीस्ट काइलिन का मांस था, और जो मैं पी रहा था वह जेड स्प्रिंग डिवाइन वाइन की हजारों वर्षों पुरानी बूंदे थी। यहाँ तक कि जो चिकन मैं खा रहा था वह लेजेंडरी एंशिएंट बीस्ट कलरलेस चिकन था। मेरे जोर देने पर सु झिवेई ने भी थोड़ा खाना खाया, लेकिन जैसे ही उसने खाना शुरू किया उसे महसूस हुआ कि भयानक फायर स्पिरिट उसके पूरे शरीर में फैल रही है। मेरे लिए ये सारी दुर्लभ चीजें केवल एक साधारण निवाला थी, लेकिन सु झिवेई के लिए इनके अंदर मौजूद स्पिरिचुअल पावर बेहद उग्र थी। उसे लगा अगर उसने 2 कौर और खा लिए तो शायद उसकी मौत हो जाएगी। तभी अचानक आकाश में गड़गड़ाहट गूंज उठी। धड़कन सु झिवेई पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने केवल काइलिन का एक कौर खाया था और सीधे क्यूईगू रेल्म में पहुंच गया था। उसी समय सिस्टम की आवाज अचानक गूंज उठी। डिसेंडेंट का प्रमोशन सफल हुआ। होस्ट को 10,000 वर्षों की पावर रिवॉर्ड की जाती है। जैसे ही सिस्टम की आवाज खत्म हुई, पूरा हंगमेंग कॉन्टिनेंट बिजली की चमक से भर गया। सभी बीस्ट भय से जमीन पर झुक गए। जब मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो दुनिया फिर से सामान्य हो गई। मैं पूरे 1,00,000 वर्षों से देवों फर्स्ट लेवल पर अटका हुआ था, लेकिन अब सु झिवेई के आने के बाद मैं आखिरकार फिर से ब्रेक थ्रू कर सकता था। मेरे लिए यह केवल एक छोटा सा ब्रेक थ्रू था, लेकिन इस दृश्य ने सु झिवेई का चेहरा पूरी तरह बदल दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी सर्वोच्च देवता को देख लिया हो। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, आज बहुत देर हो चुकी है, कल वापस जाना। अभी मेरे प्रैक्टिस रूम में जाकर कल्टीवेशन करो। सु झिवेई इनकार करने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन जब वह अंदर पहुंचा तो वह फिर से हैरान रह गया, क्योंकि इसे प्रैक्टिस रूम कहना बिल्कुल गलत था। यह तो किसी हाई एंड थेरेपी रूम से भी ज्यादा शानदार था। मैंने खास तौर पर सु झिवेई के लिए एक मिरर फॉर्मेशन भी तैयार कर रखी थी, ताकि उसका कल्टीवेशन इफेक्ट और बेहतर हो सके। अब जाकर सु झिवेई को मेरी असली मंशा समझ में आने लगी। आखिर वह अभी सेक्रेड बीस्ट काइलिन का मांस खाकर आया था। जिस जगह को वह उपचार कक्ष समझ रहा था वह वास्तव में एक टॉप लेवल प्रैक्टिस रूम था, और जो कहानी मैंने उसे बताई थी वह असल में लेजेंडरी दाइजाई गोंफा सिस्टम था। देखो, मैंने कुछ भी खास नहीं किया, मैं तो बस अपने डिसेंडेंट्स के साथ सामान्य व्यवहार कर रहा था। मैंने बिल्कुल भी दिखावा नहीं किया। एक पूरे दिन की सावधानी पूर्वक गाइडेंस के बाद सु झिवेई सीधे स्पिरिट मिरर रेल्म से यांगलिंग मिरर रेल्म तक पहुंच गया, और सन गॉड बॉडी की शक्ति जुड़ने के बाद अब वह पूरी तरह यूशेंग मिरर रेल्म के मास्टर्स का सामना कर सकता था। मैं संतोष से सिर हिलाते हुए बोला, अब कुछ मेरे डिसेंडेंट जैसा लग रहा है। मेरे पास तुम्हारा
मनोरंजन करने के लिए और कुछ नहीं है। अब वापस जाओ और अपना बदला लो। सु झिवेई कुछ कह पाता उससे पहले ही मैंने अचानक एक ब्रेवरी का निकाल ली। वापसी का रास्ता लंबा है, यह गाय भी साथ ले जाओ। अगर रास्ते में भूख लगे तो इसे भून कर खा लेना। सु झिवेई पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे सामने खड़ी यह गाय वास्तव में एक म्यूटेटेड ब्लैक फेस्ड काऊ थी और उसकी ताकत बेहद भयानक थी। मैंने उस पर एक शब्द लिख दिया। तुरंत ब्लैक फेस्ड काऊ के अंदर अनगिनत विचार उमड़ने लगे। मैं दूर जाते हुए उस लड़की की पीठ को देखता रहा। मन ही मन सोच रहा था, डिसेंडेंट को घर भेजने के लिए एक स्पेशल माउंट देना, शायद इसे मदद करना नहीं माना जाएगा। लेकिन सिस्टम तो जैसे पूरी तरह सवालों से भरा हुआ था। उसी समय वांगसियन सेक्ट में केवल कुछ 100 डिसाइपल्स ही बचे थे। वे सभी एक बड़े नगर में छिपे हुए थे, लेकिन शेंजियन सेक्ट ने उस जगह को चारों तरफ से घेर रखा था। अब किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। हर कोई निराशा में डूब चुका था। तभी अचानक एक डिसाइपल भागता हुआ आया। सीनियर ब्रदर झो लियांग दुश्मन को लेकर आ गया है। वुटान का मुख्य द्वार भी खुल चुका है, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही आकाश से एक आवाज गूंज उठी। मेरे प्यारे जूनियर ब्रदर्स और जूनियर सिस्टर, क्या तुम लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हो? एक समझदार व्यक्ति परिस्थिति को समझता है। क्या तुम लोग यह बात नहीं जानते? यह सुनते ही सभी लोग गुस्से से भर उठे। वांगसियन सेक्ट के लोग दहाड़ उठे। हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हारी तरह जीना नहीं। तभी घायल ग्रेट एल्डर फिर से खड़ा हो गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, अगर किसी को मरना है तो सबसे पहले मैं मरूंगा। अगले ही पल उसके शरीर से भयंकर शक्ति फूट पड़ी। उसने सीधे अपने शैयून को जला दिया। झो लियांग यह दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। सीनियर ब्रदर, क्या आप पागल हो गए हैं? आपने सच में शैयून जला दिया। लेकिन ग्रेट एल्डर ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह सीधे मौत को गले लगाने की तैयारी के साथ आगे बढ़ गया। वह पूरी रफ्तार से दुश्मन की ओर दौड़ा, लेकिन सेना तक पहुंचने से पहले एक लंबी तलवार उसके सामने आकर रुक गई। यह व्यक्ति शेंजियन सेक्ट का चीफ डिसाइपल था, गु चांगफेंग, यांग लिंग रेल्म का एक्सपर्ट। भले ही ग्रेट एल्डर ने अपना शैयून जला दिया था, फिर भी उसकी शक्ति मुश्किल से लेवल 5 तक ही पहुंची थी। और सबसे बड़ी बात, वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। दोनों के बीच तुरंत युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही राउंड्स के भीतर विजेता तय हो गया। इस समय ग्रेट एल्डर का शैयून लगभग समाप्त हो चुका था, जबकि गु चांगफेंग पूरी तरह मजबूत स्थिति में था। उसने अपनी लंबी तलवार वापस म्यान में रखी, फिर शांत स्वर में बोला, झो लियांग, जाओ और उसकी लाश उठा लाओ। वह इस युद्ध को समाप्त करना चाहता था। कई डिसाइपल्स तुरंत ग्रेट एल्डर के सामने खड़े हो गए, लेकिन उनकी सारी शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। वे झो लियांग का सामना कैसे कर सकते थे? झो लियांग ने तलवार निकाली और बिना किसी दया के अपने ही अंकल की ओर वार कर दिया। हजारों सैनिक यह दृश्य देख रहे थे। तभी एक भयानक चीख पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। अगले ही पल झो लियांग हवा में उछलकर दूर जा गिरा। यह अचानक हुआ दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति का चेहरा बदल गया। अभी कुछ क्षण पहले तक झो लियांग घमंड से भरा हुआ था, लेकिन अब वह केवल एक लाश बन चुका था। तभी एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजी। 10,000 साल पहले शेंजियन सेक्ट वांगसियन सेक्ट का केवल एक अधीनस्थ सेक्ट था, और आज तुम लोग मेरे मास्टर के सिर पर चढ़ने की हिम्मत कर रहे हो। यह आवाज इतनी ठंडी थी मानो कोई हिमखंड बोल रहा हो। सुनने वालों की रीढ़ तक ठंडी पड़ गई, और उसके पैरों के नीचे खड़ी विशाल गाय लोगों को अनायास घुटने टेकने पर मजबूर कर रही थी। ग्रेट एल्डर ने ऊपर देखा। जब उसने सु झिवेई को देखा, उसकी आंखें उत्साह से भर गई। सेक्ट मास्टर, क्या आप सचमुच ग्रेट एंसेस्टर को वापस ले आए हैं? सु झिवेई हल्का सा मुस्कुराया। मैं ग्रेट एंसेस्टर को पहले ही ढूंढ चुका हूँ, लेकिन ग्रेट एंसेस्टर पहाड़ छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने सेक्ट के साथ जीना और मरना सीखना होगा। यह कहते हुए सु झिवेई ने ठंडी नजरों से गु चांगफेंग की ओर देखा। गु चांगफेंग ने सु झिवेई के पीछे नजर डाली
और हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम मरे नहीं, आखिर तुम मेरी सॉर्ड रिफाइनिंग के लिए सबसे अच्छे मटेरियल हो। छोटी फायरबर्ड, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? गु चांगफेंग अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन अगले ही पल ऐसा दृश्य हुआ जिसने पूरे इलाके को मौत जैसी खामोशी में डुबो दिया। गु चांगफेंग का शरीर और आत्मा दोनों एक साथ जल उठे। वह दर्दनाक चीखें मारने लगा। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। सभी की आंखें फैल गईं। किसी को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। कुछ ही क्षणों में गु चांगफेंग पूरी तरह जलकर मर गया। यह कैसी आग है? क्या यह कुछ ज्यादा ही भयानक नहीं है? भीड़ में खड़े लोग कांप उठे। इसके बाद सु छिवेई ने ठंडी आवाज में कहा, अब इन बचे हुए लोगों की सफाई करने का समय आ गया है। लेकिन तभी एक गुस्से से भरी आवाज आसमान में गूंज उठी, मेरे शिष्य को किसने मारा? एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ। यह शेंजियन सेक्ट का ग्रेट एल्डर गोंगसुन झुओ था और वही गु चांगफेंग का मास्टर भी था। उसकी शक्ति हाफ इल्यूजन रेल्म तक पहुंच चुकी थी। जैसा कि कहा जाता है, गुस्से में इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है। सु छिवेई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधे ग्रेट सन फायर को बाहर निकाल दिया। जलती हुई अग्नि उसकी हथेली में सिमट गई। गोंगसुन झुओ ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, इतनी सी आग, तुम इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। लेकिन अगले ही सेकंड उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने ग्रेट सन फायर का असली ताप महसूस कर लिया था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। वह तुरंत पीछे हट गया। अगर वह एक पल भी देर कर देता तो शायद राख बन चुका होता। 10,000 फायर्स बर्न द स्काई। गोंगसुन झुओ ने पूरी ताकत से अपनी तकनीक चलाई। वह अब बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने अपने हाथ का पॉइजन सोल स्पीयर आगे फेंका और साथ ही तलवार से आग को चीरने की कोशिश की। यह हमला सीधा सु छिवेई को घायल कर गया। गोंगसुन झुओ व्यंग्य से हंसा, छोटे बच्चे, तुम सिर्फ आग लगाना जानते हो। तुम्हारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत कमजोर है। वह अपनी स्पीयर से अंतिम वार करने ही वाला था। तभी ब्रेवरी काउ अचानक सु छिवेई के सामने आकर खड़ी हो गई। धरताम पॉइजन सोल स्पीयर सीधे उसके सींग से टकराई और अगले ही पल वह चूर चूर हो गई। गोंगसुन झुओ की आंखें बाहर निकलने वाली थी। उसे लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। बाकी लोग भी यह दृश्य देखकर सन्न रह गए। सु छिवेई चिल्लाया, यहाँ से निकल जाओ, लेकिन उसे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था। जिस प्यारी सी छोटी गाय को ओल्ड मास्टर ने उसे यूं ही दे दिया था, वह वास्तव में एक भयानक डीमन बीस्ट निकली। और वह कोई साधारण डीमन बीस्ट नहीं थी, बल्कि एक लेजेंडरी डीमन बीस्ट थी। उसे याद आया कि ओल्ड मास्टर ने तो यहाँ तक कहा था, अगर रास्ते में भूख लगे तो इसे खा लेना। यह सोचकर उसका सिर सुन्न पड़ गया। सब लोग उस लगातार बढ़ती हुई प्यारी गाय को देख रहे थे, लेकिन अब किसी को वह प्यारी नहीं लग रही थी। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। एक एक करके लोग घुटनों पर गिरने लगे। बिग डीमन फादर, कृपया हमें माफ कर दीजिए। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं कभी वांगसिन सेक्ट का दुश्मन नहीं बनूंगा। मेरे पीछे खड़े इन डिसाइपल्स को आप चाहें तो खा सकते हैं, बस मुझे छोड़ दीजिए। गोंगसुन झुओ कांपते हुए भीख मांगने लगा। उसके शरीर में अब लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। उधर ब्लैक फेस्ड काउ उसे खाने ही वाली थी, लेकिन तभी गोंगसुन झुओ ने अपनी बची हुई सारी शक्ति इकट्ठा कर ली और सीधे डीमन बीस्ट पर हमला कर दिया। यह दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। कौन सोच सकता था कि एक छोटी सी चिंटी हाथी पर हमला करने की कोशिश करेगी। हमला ब्लैक फेस्ड काउ पर जाकर लगा। उसके शरीर से हल्की सी जली हुई गंध आने लगी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। उसे तो बस नाक में हल्की खुजली महसूस हुई। फिर उसने एक जोरदार छींक मार दी। खून। उस छींक की आवाज आसमान तक गूंज गई। पूरी दुनिया का रंग बदल गया और गोंगसुन झुओ सीधे उस छींक की बाहरी लहर से टकरा गया। अगले ही पल उसकी आत्मा बिखर गई। वह पूरी तरह नष्ट हो चुका था। सबसे डरावनी बात यह थी कि ब्लैक फेस्ड काउ को खुद पता भी नहीं चला
कि उसने किसी को मार दिया है। पूरा आकाश शांत हो गया। चारों तरफ मौत जैसी खामोशी छा गई। मौजूद सभी लोग डर के मारे जम गए। तभी ब्लैक फेस्ड काऊ ने इधर उधर देखा। वह अभी अपना खाना खाने के लिए मुड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, पूरा शरीर जड़ हो गया। मेरा नाश्ता कहाँ गया? उसी समय मैं, जिसने बहुत लंबे समय से शांति से जीवन बिताया था, दूर बैठकर यह सब देख रहा था और जो कुछ हो रहा था उस पर पूरी नजर रखे हुए था। शुरुआत में मैंने ब्लैक थंडरबोल्ट की जिद्दी और घमंडी पर्सनैलिटी की वजह से उसे बुरी तरह सबक सिखाया था। पूरे ब्लैक थंडरबोल्ट ट्राइब को लगभग मैंने अकेले ही खत्म कर दिया था। उस दिन के बाद से जैसे ही कोई नया छोटा बैल पैदा होता, उसे सबसे पहले मेरी तस्वीर दिखाई जाती थी ताकि वह मुझे हमेशा याद रखे। और जो ब्लैक थंडरबोल्ट मैंने सु झिवेई को दिया था, वह तो म्यूटेटेड था। वह पहले से भी ज्यादा भयानक था। आखिरकार युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन वांगसियन सेक्ट के लोगों को खुश होने का मौका भी नहीं मिला। ग्रेट एल्डर अचानक घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने लगभग 1000 साल की अपनी जीवन शक्ति जला दी थी। अब उनके पास जीने के लिए 3 घंटे से भी कम समय बचा था। सु झिवेई के चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। तभी लिटिल ब्लैक बुल ने उसे याद दिलाया, क्या तुम्हारे पास जेड स्प्रिंग डिवाइन वाइन नहीं है? उसे पिला दो। ग्रेट एल्डर अच्छी तरह जानते थे कि वह कोई साधारण चीज नहीं थी। वह तो ओल्ड मास्टर की छोड़ी हुई एक अमूल्य होली मेडिसिन की बूंद थी। उन्हें लगा कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए वह उस कीमती बूंद को सु झिवेई के लिए बचाकर रखना चाहते थे। लेकिन अगले ही पल सु झिवेई ने पूरा का पूरा एक बड़ा थैला निकाल लिया। जो ग्रेट एल्डर अभी मरने वाले थे, वह यह देखकर इतने डर गए कि लगभग उछल पड़े। जमीन पर गिरती हुई डिवाइन वाइन की बूंदों को देखकर उनका दिल टूटने लगा। उनकी आत्मा जैसे शरीर छोड़कर उड़ने वाली थी। वह अपनी इमेज की बिल्कुल परवाह नहीं कर पाए, सीधे जमीन पर लेट गए और एक एक बूंद समेटने लगे। सु झिवेई थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, ग्रेट एल्डर, बचाने की जरूरत नहीं है। जेड स्प्रिंग डिवाइन वाइन का वह घड़ा तो सिर्फ एक घड़ा था, लेकिन झील भर डिवाइन वाइन अभी भी मौजूद है। आप जितना चाहे पी सकते हैं, और वैसे भी मेरे पास अभी और भी है। आपको देखकर लगता है कि आपने दुनिया नहीं देखी। यह सुनकर ग्रेट एल्डर को लगा कि शायद वह मर चुके हैं और कोई सपना देख रहे हैं। तभी सु झिवेई ने अपना ग्रेट सन गॉड बाहर निकाला। यह भी ओल्ड मास्टर ने मुझे दिया था। फिर उसने ब्लैक थंडर न्यू मांग की ओर इशारा किया। सीनियर न्यू मांग भी ओल्ड मास्टर ने ही मुझे दिया था। ग्रेट एल्डर सैकड़ों साल तक जीत चुके थे, लेकिन इस पल उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट गया। अब उन्हें समझ आ गया था, यह सपना नहीं था, यह सब सच था। इसके बाद वांगसियन सेक्ट के सभी लोग पागलों की तरह उत्साहित हो गए। अब पलटवार का बिगुल बजाने का समय आ चुका था। उस दिन गॉड सॉड सेक्ट को आखिरकार याद आ गया कि 1 लाख साल पहले वांगसियन सेक्ट के अधीन रहने का डर कैसा महसूस होता था। दोनों सेक्ट्स के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। गॉड सॉड सेक्ट लगातार हारता चला गया, लेकिन गॉड सॉड सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिसे बिल्कुल भी डर नहीं था। वह था सॉड सेक्ट का सेक्ट लीडर जायन वुजियो। 1 महीने पहले उसके शरीर में अचानक एक बेहद शक्तिशाली डीमन घुस गया था। उसने सीधे जायन वुजू के शरीर पर कब्जा कर लिया। वांगसियन सेक्ट पर यह हमला भी उसी डीमन ने करवाया था। शुरुआत में जायन वुजू ने विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन सामने वाले की ताकत इतनी रहस्यमयी और भयावह थी कि उसका मुकाबला करना असंभव था। यहाँ तक कि उस डीमन के आसपास मौजूद साधारण डीमंस भी दाओ वांग रेल्म की ताकत रखते थे। इस वजह से असली जायन वुजू के पास कोई विकल्प नहीं बचा। वह सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया। इधर ब्लैक थंडर न्यू मांग आराम से सु झिवेई के पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि उसे सिर्फ कुछ ब्लैक थंडर बुलाने की जरूरत थी और पूरा गॉड सॉड सेक्ट राख में बदल सकता था। यह देखकर गॉड सॉड सेक्ट के डिसाइपल्स डर के मारे भागने लगे, लेकिन तभी उन्हें एक और भयावह सच्चाई का पता चला। वे भाग ही नहीं सकते थे, क्योंकि पूरे गॉड सॉड सेक्ट के चारों तरफ एक विशाल
बारियर लगा दिया गया था। ठीक उसी समय गॉड सॉड सेक्ट का वह सेक्ट लीडर जो कई वर्षों से सिक्लूजन में था बाहर आ गया। उसने गुस्से से पूछा, तुम सब आखिर घबरा क्यों रहे हो? डिसाइपल्स तुरंत चिल्लाए, सेक्ट लीडर हमें बचाइए, हमें यहाँ से ले चलिए। लेकिन किसी ने निराश होकर कहा, यह बेकार है सेक्ट लीडर, आपकी ताकत उन डीमंस का मुकाबला नहीं कर सकती। तभी ओरिजिनल डीमन द्वारा नियंत्रित जायंट वुजू मुस्कुराया। उसके हाथ में एक काला सोल ईटिंग ऑर्ब था और वह धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ने लगा। एक पल के लिए सोल ईटिंग ऑर्ब की भयानक शक्ति पूरे सॉड सेक्ट पर छा गई। कुछ ही क्षणों के अंदर सॉड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स मर चुके थे। जायंट वुजू ने उन सभी डिसाइपल्स की सोल्स को अपने अंदर समा लिया। उसकी ओर लगातार बढ़ती चली गई। दाओ जी रेल्म की पीक सीमा टूट गई। दाओ वांग फर्स्ट लेये, दाओ वांग सेकंड लेये। उसकी ताकत पागलों की तरह बढ़ने लगी। उसी समय विशाल ब्लैक सोल ईटिंग ऑर्ब की आंखों में अचानक चेतना की एक झलक दिखाई दी। तभी किसी ने चेतावनी दी, सावधान, दो बेहद शक्तिशाली शक्तियाँ यहाँ की ओर उड़कर आ रही हैं। सब लोग हैरान रह गए और तभी एक महिला की आवाज सुनाई दी, तो सचमुच एक म्यूटेटेड ब्लैक सोल ईटिंग ऑर्ब मौजूद है और साथ ही लेजेंडरी सन गॉड बॉडी भी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम लोगों ने पलटवार करने की हिम्मत की। सबकी नजरें उन दोनों नए आगंतुकों पर टिक गई। लेकिन अगली ही बात ने सभी को चौंका दिया। ये दोनों भी डीमंस थे। सैकड़ों हजारों साल पहले बेहद शक्तिशाली डीमन क्लान को इंसानों ने लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया था। लेकिन अब डीमन क्लान न केवल दोबारा प्रकट हो चुका था, बल्कि इस छोटे से सॉड सेक्ट में दाओ वांग रेल्म के दो शक्तिशाली डीमंस भी मौजूद थे। जायरोहे ने तुरंत सू जी को संदेश भेजा, अगर मैं दोनों से एक साथ लड़ूं तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हारूंगा नहीं, लेकिन अगर 1-on-1 लड़ाई हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उनमें से एक को मार सकता हूँ। ब्लैक थंडर न्यू मांग की बात सुनकर सू जी ने एक डीमन को अपने ऊपर लेने का फैसला किया। उसे अच्छी तरह पता था कि वह हार सकता है, लेकिन फिर भी उसने पूरी ताकत के साथ लड़ने का निश्चय किया। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। 10,000 अग्नियां आकाश को जला दी, दुनिया की सारी वस्तुएं राख बन जाए। सू जी ने शुरुआत से ही अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उसकी तलवार से निकली आग का तापमान इतना भयानक था कि ऐसा लग रहा था मानो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज जलकर समाप्त हो जाएगी। लेकिन डीमन गर्ल ने बचने की कोशिश तक नहीं की। इसके बजाय वह पागलों की तरह हंसने लगी। अगले ही पल काली और लाल सौद और सीधे डीमन गर्ल के शरीर पर जा लगी। भयानक तापमान ने उसके शरीर को तुरंत पिघला दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद काली धुंध के अंदर से डीमन गर्ल पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल आई। उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। यह देखकर सू जी का चेहरा पीला पड़ गया। वह लगभग धोखा खा चुका था। यांग लिंग रेल्म, ह्यूआशेंग रेल्म, दाओ जी रेल्म, दाओ वांग रेल्म, इन 4 महान लेवल्स के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। चाहे उसके पास गॉड बॉडी हो और एम्परर लेवल की शक्ति भी क्यों ना हो, फिर भी वह इस विशाल अंतर को नहीं भर सकता था। दूसरी तरफ जायरोहे ने जानबूझकर अपनी कमजोरी दिखा दी। जैसे ही डीमन गर्ल का ध्यान भटका, उसने अपनी बैल जैसी पूंछ से उसे कसकर जकड़ लिया और तुरंत आकाश से एक भयानक थंडरस्ट्राइक गिराई। बिजली की वह शक्ति इतनी खतरनाक थी कि पूरे क्षेत्र को हिला गई। लेकिन खुश होने का समय अभी नहीं था। डीमन गर्ल ने भारी प्रहार झेला, फिर भी उसने जायरोहे को जोरदार हमला करके दूर उड़ा दिया। जायरोहे ने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों डीमंस इतने अजीब और रहस्यमयी होंगे। ठीक उसी समय जब डीमन गर्ल और दूसरा डीमन अंतिम हमला करके सबको मारने वाले थे, अचानक न जाने कहां से 2 शक्तिशाली अटैक्स आकर गिरे। धड़ाम दोनों डीमंस सीधे दूर जा गिरे। सब लोग स्तब्ध रह गए। तभी 2 रहस्यमयी भाई बहन सामने आए। वे यहाँ से सैकड़ों हजारों मील दूर स्थित हैयू डिनेस्टी से आए थे। उनका उद्देश्य सिर्फ एक था, ओरिजिनल डीमन को पकड़ना और अपने देश की अनमोल विरासत सोल ईटिंग ऑर्ब को वापस हासिल करना। महिला ने लंबे समय तक सू जी को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में
एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी, मानो उसने सू जी के अंदर कोई बहुत बड़ा रहस्य देख लिया हो। उसे सच में इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। छोटे से लिंगू डिनास्टी में वास्तव में कोई लेजेंडरी एम्परर रेल्म बॉडी यानी दाइजिंग का मालिक हो सकता है। वह अच्छी तरह जानती थी कि केवल सू जी के दम पर दाइजिंग प्राप्त करना असंभव था, जब तक कि उसके पीछे कोई बेहद शक्तिशाली व्यक्ति ना हो, कोई ऐसा अस्तित्व जिससे उलझने की हिम्मत कोई ना करे। ठीक उसी समय जब वे दोनों भाई बहन उन दो डीमंस को खत्म करने वाले थे, अचानक आकाश में एक भयानक व्हर्लपूल प्रकट हुआ। पूरा आसमान मानो फटने लगा। काली धुंध का एक विशाल समूह धीरे धीरे नीचे उतरा। उसने डीमन गर्ल और दूसरे डीमन को अपने अंदर उठा लिया। दोनों डीमंस समझ चुके थे कि आगे क्या होने वाला है। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मालिक, कृपया हमें मजबूर मत कीजिए। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई। अगले ही पल वे दोनों हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो गए। उनका अस्तित्व पूरी तरह मिट चुका था और तभी आसमान का रंग बदल गया। अंधकार ने पूरे लिंगू डिनास्टी को ढक लिया। दुनिया मानो अंत की ओर बढ़ रही थी। ओरिजिनल डीमन ने दोनों हाथ फैलाकर खुशी से चिल्लाया, 10,000 साल, आखिरकार असली डीमन वापस आ गया है। यह दृश्य देखकर वे रहस्यमयी भाई बहन एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में निराशा की झलक साफ दिखाई दे रही थी। हाफ स्टेप दाओवांग, अब हम उसके मुकाबले के नहीं रहे। बहुत देर हो चुकी है। दोनों जन्म से ही डीमंस के दुश्मन थे। उनकी रक्त रेखा ही डीमंस को दबाने के लिए बनी थी। लेकिन एब्सोल्यूट पावर के सामने सारी प्रतिभा बेकार हो जाती है। शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि दाओ वांग रेल्म के एक्सपर्ट्स भी जैन वू के हाथों मारे जा चुके थे। उसी समय दूर किसी स्थान पर लॉन्ग लाइफ मिरर के बाहर दाओ वांग रेल्म का एक बूढ़ा एक्सपर्ट जो मृत्यु के करीब पहुंच चुका था, धीरे धीरे टहल रहा था। लेकिन अचानक उसके घुटने अपने आप जमीन पर टिक गए। वह अनियंत्रित रूप से घुटनों के बल बैठ गया। भले ही वह हजारों वर्षों तक जीवित रहा हो, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह भी भयभीत हो गया। उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। चौंकिए, 10,000 वर्षों तक सिक्लूजन में रहने वाला एक प्राचीन अस्तित्व अब स्वयं बाहर आने वाला था। मैं अब और चुप नहीं बैठ सकता। मैं अपने वंशजों को यूं कत्ल होते नहीं देख सकता। उधर मुझसे 10,000 मील दूर वांगसियन सेक्ट के सभी डिसाइपल डर के मारे कांप रहे थे। उनकी आंखों में केवल आतंक था। ओरिजिनल डीमन सिर्फ अपनी प्रेशर छोड़कर ही उन सभी को आसानी से मार सकता था। लेकिन इस समय ओरिजिनल डीमन खुद भी हैरान था। उसने सौद सेक्ट जैसी छोटी जगह को सोल ईटिंग ऑब को रिफाइन करने के लिए इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम थी। ऐसी जगह पर कोई शक्तिशाली एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए था। उसके हिसाब से दाओ वांग रेल्म तक पहुँचना ही यहाँ इनविंसिबल बनने के लिए काफी था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस छोटे और पिछड़े स्थान में वास्तव में दो दाओ वांग रेल्म डीमंस मौजूद होंगे। साथ ही एक गॉड बॉडी का मालिक भी होगा और एक दाओ वांग रेल्म डीमन बीस्ट भी। सौभाग्य से उसने सोल ईटिंग ऑब को सफलतापूर्वक रिफाइन कर लिया था और पावर डीमन तथा लाइफ डीमन की शक्ति भी अपने अंदर संभाली थी। इस समय यहाँ मौजूद हर व्यक्ति सोल ईटिंग ऑब के प्रभाव में जकड़ा हुआ था। कोई भी हिल नहीं पा रहा था। सब लोग केवल निराशा के साथ अपनी मृत्यु का इंतजार कर सकते थे। सू जीवे के मन में भी गहरा पछतावा था। अगर मैं सेक्ट को वापस पालिस नहीं लाया होता तो शायद यह सब नहीं होता। ओल्ड एंसेस्टर, मुझे माफ कर दीजिए। और तभी अचानक एक जोरदार हंसी गूंज उठी। वह हंसी पूरे आकाश में फैल गई। मेरे जूनियर्स, कैसे हो तुम सब? यह अचानक सुनाई दी आवाज सुनकर हर कोई चारों तरफ देखने लगा। सब उस रहस्यमयी आवाज के मालिक को ढूंढने लगे। अचानक आकाश में एक विशाल थंडर गिरा। धरती में पूरा स्वर्ग कांप उठा और अगले ही पल एक रंग बिरंगा विशाल हाथ प्रकट हुआ। उस हाथ ने सीधे इस स्पेस को चीर कर रख दिया। बहुत समय हो गया। मैं तुम्हारा लाउजू चैन ब्यूमेन हूँ। कैसे हो तुम सब? मैं आसमान से धीरे धीरे नीचे उतरा। मेरा चेहरा शांत, गरिमामय और बेहद सौम्य था। मेरे शरीर से स्पिरिचुअल एनर्जी की जरा भी
लहर नहीं निकल रही थी। लेकिन सोल ईटिंग ऑब तो मानो डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि पूरे आकाश और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से ही मेरे नियंत्रण में थी और ऐसी शक्ति सिर्फ द वोंग रेल्म के एक्सपर्ट्स ही हासिल कर सकते थे। इस समय युएन मो का जीने का साहस लगभग खत्म हो चुका था। वह अंदर से पागलों की तरह चिल्ला रहा था। इस पहाड़ों के बीच बसे छोटे से इलाके में दाओ वोंग आखिर आया कहां से? और यह खुद को वांगक्सियन सेक्ट का लाओ जू भी बता रहा है। अभी कुछ समय पहले तक हजारों लोगों को डराने वाला सोल ईटिंग अब तुरंत अपना रवैया बदल चुका था। युएन मो ने जल्दी से सम्मान पूर्वक कहा, सीनियर, अगर मैंने आपके वंशजों को किसी भी तरह से नाराज किया है तो मैं यहाँ आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। मैं मुस्कुराया, घबराओ मत, मैं यहाँ सिर्फ मिलने आया हूँ। असल में आने से पहले मैंने सिस्टम से एक वादा किया था। मैं केवल अपने वंशजों को देखने और उनसे मिलने आया था। मैं उनकी मदद नहीं करूँगा तो यह मदद करना नहीं माना जाएगा, है ना? सिस्टम यह सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे भी समझ नहीं आया कि इसका जवाब कैसे दे। उधर युएन मो ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, ऐसे बड़े एक्सपर्ट्स तो जीवन और मृत्यु को हेवनली लॉज का हिस्सा मानते हैं। वे आमतौर पर खुद कार्रवाई नहीं करते। लेकिन अगले ही पल मैं मुस्कुराकर बोला, हमारी तरफ हेलो कहने का तरीका थोड़ा अलग है, वहाँ इसे हैंडशेक कहते हैं। तो चलो दोस्ती करते हैं। युएन मो अभी प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया था कि अचानक आसमान में मौजूद वह विशाल हाथ उसकी ओर बढ़ गया। तभी युएन मो को समझ आया, शुरुआत से ही उसके साथ खेला जा रहा था। वह लाखों साल तक छिपा रहा, 1,00,000 साल तक धैर्य रखा और जैसे ही जन्म लिया सीधे ऐसे मॉन्स्टर से टकरा गया। वह सचमुच यहाँ मरना नहीं चाहता था। उसने डीमन क्लान की सारी ब्लड लाइन पावर खोल दी, सोल ईटिंग ऑब की पूरी बैरियर सक्रिय कर दी, अपनी सारी ताकत बाहर निकाल दी और पागलों की तरह चिल्लाया, लाओजू, मैं अभी कॉन्टिनेंट के पीक पर हूँ। अगर हेवन किंग भी आ जाए तो वह मुझे नहीं मार सकता। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। अचानक मेरी आवाज पूरे संसार में गूंज उठी, दोस्ती करने के लिए इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत है? और फिर वह फ्रेंडली पाम नीचे आ गई। धरताम अगले ही पल युएन मो इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो चुका था। उसका अस्तित्व तक मिट गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। मैंने हाथ झाड़ते हुए कहा, ठीक है, ग्रीटिंग पूरी हो गई, अब आगे अच्छे से पढ़ाई करना और हर दिन प्रोग्रेस करना। यह कहकर मैं चला गया। लेकिन मेरे जाने के बाद भी सब लोग लंबे समय तक वहीं खड़े रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। काफी देर बाद उन्हें होश आया। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या यह ग्रीटिंग कुछ ज्यादा ही नहीं थी? दूर खड़े वे दो शक्तिशाली भाई बहन जो पहले ऊंचे पदों पर बैठे एक्सपर्ट्स थे, डर के मारे लगभग बेहोश होने वाले थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक थर्ड रैंक सेक्ट का लाओजू पूरे कॉन्टिनेंट का सुप्रीम एक्सपर्ट निकलेगा। युद्ध शुरू होने से पहले उन दोनों के मन में सु जी के दाइजिंग को लेकर लालच पैदा हुआ था, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने वह लालच सिर्फ अपने दिल में ही रखा। अगर उन्होंने कोई कदम उठाया होता तो शायद उनका अंत भी युएन मो जैसा ही होता। उनके जाने के बाद वांगक्सियन सेक्ट के सभी डिसाइपल रोने लगे, क्योंकि उन्हें आखिरकार अपनी आस्था मिल चुकी थी। अब वे गर्व से सिर उठाकर जी सकते थे। इसके बाद वांगक्सियन सेक्ट के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया। उधर मैं लंबे समय से मिरर वर्ल्ड के अंदर मौजूद था और इस समय मैं ठंडी निगाहों से एक सफेद बालों वाले बूढ़े को देख रहा था। असल में मैं उसे बहुत पहले से देख चुका था, बस उससे निपटने का समय नहीं मिला था। उसका नाम था वैंग यू, दाओ वांग रेल्म पीक का एक्सपर्ट। दुनिया में उसका नाम बेहद छोटा था, लगभग कोई उसे जानता भी नहीं था। लेकिन जब उसने मेरी ओर देखा तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह डर उसकी आत्मा की गहराइयों से निकल रहा था। उसकी उम्र लगभग पूरी हो चुकी थी। अब वह सिर्फ अपने लिए एक उपयुक्त दफन स्थान ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि इस फॉरबिडन लैंड का असली मालिक मैं ही था। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने हाल ही में चेन फैमिली के किसी युवा वंशज को देखा है या फिर किसी गिरे हुए
क्लान के सदस्य को। वेंग यू ने तुरंत सम्मान से उत्तर दिया। 10 साल पहले हंगमेंग कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न रीजन में चेन फैमिली के 2 बेहद अच्छे सीडलिंग्स दिखाई दिए थे। उनमें से एक की तालंत बेहद असाधारण थी, उसकी प्रोग्रेस अविश्वसनीय गति से हो रही थी, और दूसरा उसकी किस्मत बेहद खराब थी। उस थंडर स्पिरिट बॉडी और लाइट बॉडी का तो पूरी तरह नुकसान हो गया। मैंने चाहे जितनी कोशिश की उन्हें गायब करने की, लेकिन वे फिर भी बेकार साबित हुए। सच में बहुत अफसोस की बात है। मैंने आत्मविश्वास से सोचा था कि मेरा वंशज वही होगा जिसके पास असाधारण तालंत होगी, लेकिन तभी सिस्टम ने मुझे बताया उसकी फिजिकल तालंत बेहद खराब है। यह सुनकर मैं भी कुछ देर के लिए चुप हो गया। उधर वेंग यू लगातार मेरी बातें सुन रहा था। मैंने सिर्फ हेवन एंड अर्थ की शक्ति का जिक्र किया था, लेकिन उससे ही बूढ़ा इतना डर गया कि लगभग उसकी हालत खराब हो गई। मैं हंसते हुए बोला, बूढ़े इतना डर क्यों रहे हो? तुमने मेरे वंशज को हराया था। आयो, मैं तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ। वेंग यू का चेहरा तुरंत बदल गया। सीनियर, क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? मेरे दबाव के सामने उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह लगभग रोते हुए सामने रखा स्पिरिट फ्रूट निगल गया, लेकिन जैसे ही फल उसके पेट में गया उसका शरीर कांप उठा, उसकी आंखें फैल गईं। ये वास्तव में सेक्रेड मेडिसिन है। सिर्फ एक फल और इससे 1000 साल की लाइफ स्पान बढ़ सकती है। वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मैंने तो बस आपके वंशज को हराया था और बदले में मुझे इतना बड़ा उपहार मिल रहा है। मुझे सच में शर्म आ रही है। मुंह से तो वह यही कह रहा था, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल नहीं रुके। वह लगातार फल खाता जा रहा था। मैं मुस्कुराकर बोला, मेरे पास ऐसे टूटे फूटे सामान बहुत हैं। अगर इन्हें नहीं खाया गया तो ये सड़ जाएंगे। अगर तुम मेरे अधीन काम करना चाहते हो तो जितना चाहो खा सकते हो। चारों तरफ पड़े अनगिनत स्पिरिट फ्रूट्स को देखकर वेंग यू की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने तुरंत मन ही मन फैसला कर लिया। सबोर्डिनेट किया, मैं तो आपका बेटा भी बन सकता हूँ। अगर सिस्टम मुझे पहले से चेतावनी न देता तो मैं कभी भी इतने बदसूरत बूढ़े को अपना छोटा भाई नहीं बनाता। लेकिन काम करवाने के लिए लोगों की जरूरत होती है, इसलिए उसे अपने पास रखना बुरा सौदा नहीं था। उसी समय हंगमेंग कॉन्टिनेंट से 3 लाख मील दूर एक युवा लड़का 2 पत्थर की मूर्तियों के सामने बैठा हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि उन मूर्तियों में से एक का चेहरा बिल्कुल वेंग यू जैसा था। उस युवक का नाम था चेन लाई। वह चेन फैमिली का यंग मास्टर था और उसकी एक प्यारी छोटी बहन भी थी, चेन नाइनियाओ। स्कूल में चेन नाइनियाओ हमेशा फर्स्ट रैंक पर रहती थी, जबकि चेन लाई पूरे स्कूल का नंबर 1 छात्र था। लेकिन फिर भी चेन फैमिली को स्कूल से कोई रिसोर्सेज नहीं मिलते थे, क्योंकि बेलू स्कूल की स्थापना हजारों साल पहले वेंग यू ने एक स्पिरिचुअल वेपन की मदद से की थी। उसका उद्देश्य था सभी लोगों को कल्टीवेशन का अवसर देना और सभी जीवों को लाभ पहुंचाना। लेकिन उसके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। नए दिन ने पूरे स्कूल पर कब्जा कर लिया। उसने स्कूल को अपनी निजी संपत्ति बना लिया। उसका नियम बहुत साफ था, अगर कल्टीवेशन रिसोर्सेज चाहिए तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मेरे अधीन होना होगा और स्कूल के लिए एक टूल बनना होगा। चेन लाई ने यह शर्त मानने से इनकार कर दिया। वह अपने परिवार को गुलाम नहीं बनाना चाहता था। परिणाम यह हुआ कि वह और उसकी बहन स्कूल के निशाने पर आ गए। उन्हें हमेशा सबसे खराब रिसोर्सेज दिए जाने लगे। सौभाग्य से चेन लाई अपनी प्रतिभाशाली बहन की बहुत परवाह करता था, लेकिन इसी दौरान एक दिन बेलू स्कूल का डीन चेन नाइनिया को लेकर चेन फैमिली पहुंच गया। उसने एक कागज सामने फेंका। यह कमिटमेंट लेता है, तुम्हारी बहन ने इसे अपनी इच्छा से साइन किया है। 10 दिन बाद होने वाली कंपटीशन में अगर वह दूसरी फोर्सेस को हरा देती है तो भविष्य में वह स्कूल की सदस्य बन जाएगी और चेन फैमिली को हमारे अधीन आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे भरपूर रिसोर्सेज भी मिलेंगे। डीन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। पूरे परिवार की खुशी के लिए एक लड़की का बलिदान, यह तो बहुत अच्छा सौदा है। इतने एहसान के बाद भी अगर तुम मना करो तो कृतघ्न कहलाओगे। चेन लाई का चेहरा
तुरंत अंधेरा पड़ गया। वह अपनी बहन के पास गया, लेकिन उसे अपनी बहन पर गुस्सा नहीं था, वह खुद पर नाराज था। उसे लगा कि उसके परिवार के बेकार सम्मान और जिद ने उसकी बहन को यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। कभी चैन फैमिली ईस्टर्न रीजन की सबसे शक्तिशाली फैमिली हुआ करती थी। उस समय बेलू स्कूल उनके सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह उलट चुकी थी। चेन लाई को अपने पूर्वजों के सामने शर्म महसूस हो रही थी। उस रात वह अकेले अपने पिता की समाधि पर गया और सम्मान पूर्वक श्रद्धांजलि दी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, पिताजी, काश आप भी मिस्टर वांग की तरह लौट आते और हमारे परिवार को बचा लेते। आप ही चेन फैमिली के फिर से उठने की आखिरी उम्मीद थे। असल में चेन लाई के पास थंडर स्पिरिट बॉडी था, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी स्पिरिचुअल वेन्स बहुत संकरी थी। वह पर्याप्त स्पिरिचुअल पावर को अवशोषित ही नहीं कर सकता था। इसी वजह से पहले से कमजोर चेन फैमिली और भी कमजोर होती चली गई। जब चेन लाई पूरी तरह निराश बैठा था, तभी अचानक आसमान में तेज गर्जना हुई। धरती में काले बादल छा गए। उसी समय उसके पिता द्वारा छोड़ा गया टोकन भी चमकने लगा। चेन लाई की आंखें अचानक चौड़ी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या पिताजी सच में वापस आने वाले हैं? और अगले ही पल आसमान से एक भयानक लाइटनिंग सीधे उसकी ओर गिरी। वह लाइटनिंग इतनी भयानक थी कि लगभग चेन लाई की जान ही निकल गई। चेन लाई दर्द से चिल्लाया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे लाइटनिंग से मारने की? आप जैसे गैर जिम्मेदार पिता, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? उधर मैं भी गुस्से में था। मैं न सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ी गई विरासत को लेकर परेशान हूँ, बल्कि अब मुझे तुम्हारे परिवार की गड़बड़ियाँ भी साफ करनी पड़ रही है। वेंग यू तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और सम्मान से मुझे धन्यवाद देने लगा। उसी समय ऊपर से पानी की एक धारा उसके सिर पर गिर गई। वह हैरान होकर बोला, बारिश अभी तक क्यों हो रही है? इधर चेन लाई और उसकी माँ एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगे। आज जो कुछ हुआ था वह सचमुच इतिहास में पहली बार था। हालांकि वेंग यू गुस्से में था, लेकिन वह चेन लाई को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने सीधे चेन लाई को पकड़ा और बाहर फेंक दिया। इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। दोनों पूरी रात लगातार उड़ते रहे। आखिरकार वे जीओसी पहुंच गए। वेंग यू ने कहा, तुम्हारे पिता आगे हैं, मेरे साथ अंदर आओ। चेन लाई उत्सुकता से अंदर गया। उसने मन ही मन सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पिता जिंदा होंगे, और इतना ही नहीं, वे मिस्टर वांग के दोस्त भी बन गए हैं। यह तो कमाल है। वह उम्मीदों से भरा हुआ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उस दिशा में देखा जहां वेंग यू इशारा कर रहा था, वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह तो हमारे चेन फैमिली के एंसेस्टर हैं, लेकिन वह कूड़े के ढेर में क्यों सो रहे हैं? क्या यह कोई भिखारी जैसा जीवन नहीं है? अगर यह बात मिस्टर वांग को पता चली तो कितने शर्मिंदगी होगी। लेकिन अगले ही पल एक विशाल पक्षी का सिर बाहर निकला। उसे देखते ही चेन लाई लगभग डर के मारे पेशाब कर देता। उसने तुरंत पहचान लिया, यह कोई साधारण पक्षी नहीं था, यह लेजेंडरी डीमन पीस जियो मिंग था। चेन लाई का दिमाग सुन्न पड़ गया। एंसेस्टर आखिर इसकी पीठ पर सोने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? सौभाग्य से मिस्टर वांग यहाँ मौजूद थे। चेन लाई अभी वेंग यू से एंसेस्टर को बचाने के लिए कहने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी तरह हिला दिया। धरती में वेंग यू सीधे घुटनों के बल बैठ गया। चेन लाई का दिमाग घूम गया। यह क्या हो रहा है? क्या मिस्टर वांग भी डर गए? लेकिन जियो मिंग ने कोई हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने सम्मान पूर्वक कहा, मास्टर कृपया उठ जाइए। फिर विशाल पक्षी ने बहुत सावधानी से उन्हें अपनी पीठ पर बैठा लिया। वेंग यू भी जल्दी ही संभल गया, लेकिन उसकी हालत पहले जैसी नहीं रही। यह दृश्य देखकर चेन लाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका जीवन भर का विश्वास टूट गया। वेंग यू कोई साधारण इंसान नहीं था। कई पीढ़ियां उसकी कथाएं सुनते हुए बड़ी हुई थी, लेकिन आज वह किसी नौकर की तरह
व्यवहार कर रहा था। चेन लाई को लगा कि उसका दिमाग फटने वाला है। इस बार वह सच में स्तब्ध था। उसी समय सु जिवे भी वहाँ पहुँच गया। जैसे ही वह आया, उसने मुझे कसकर गले लगा लिया और उत्साह से बोला, आंसेस्टर, आपकी मदद से मैं फिर से जवान हो गया हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, भविष्य में मैं आपकी अच्छी तरह सेवा करूंगा। उन दोनों की बातचीत सुनकर चेन लाई को एक अलग ही एहसास हुआ। उसे अमीरी की गंध आने लगी। उसने मन ही मन सोचा, आखिर यह आंसेस्टर कितने अमीर हैं। फिर वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। आंसेस्टर, कृपया अपने वंशज चेन लाई का प्रणाम स्वीकार करें। मैंने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तो तुम वही जूनियर हो जिसने मेरी मदद की थी। चेन लाई ने तुरंत परिवार की सारी परेशानियां मुझे बताई। वह मन ही मन बहुत उत्साहित था। उसे लगा कि आंसेस्टर उसे कोई हेवनली स्किल देंगे, या कोई शक्तिशाली डीमन बीस्ट, या फिर कोई सुप्रीम ट्रेजर, और इसी तरह चेन फैमिली की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसकी सारी सोच पहले से ही मेरी नजरों में थी। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, परिवार पहले ही इतना गरीब हो चुका है और तुम्हें अभी भी चीजें चाहिए। फिर मैंने केवल एक आदेश दिया, पहले सजा मिलेगी। धड़काम अगले ही पल एक भयानक शक्ति सीधे चेन लाई के दाना पर गिरी। उसका दाना तुरंत चकनाचूर हो गया। उसकी कल्टिवेशन, उसका फिजिकल बॉडी, सब कुछ उसी क्षण नष्ट हो गया। चेन लाई पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर अविश्वास था। क्या आप सच में मेरे आंसेस्टर हैं? मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुमने परिवार को इस हालत तक पहुंचा दिया। मैंने सिर्फ तुम्हारी कल्टिवेशन और बॉडी खत्म की है। तुम्हारी सजा अभी खत्म नहीं हुई है। इतना कहते ही मैंने हाथ हिलाया। अचानक आसमान से एक विशाल अल्केमी फर्नेस गिरने लगा। धड़काम पूरी धरती कांप उठी। फिर मैंने उसकी ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें सजा देता हूँ कि तुम मेरे सन इन लॉ बनोगे। हर 10 दिन या आधे महीने में भागने की कोशिश भी मत करना। यह सुनकर चेन लाई पूरी तरह पत्थर बन गया। उसे समझ ही नहीं आया कि यह सजा है। यह सुनते ही चेन लाई घबरा गया। मुझे यहाँ 10 दिन तक रुकना पड़ेगा, तो मैं अपनी बहन की कंपटीशन तक कैसे पहुँचूंगा? मैंने ये निंग की तरफ ठंडी नजरों से देखा। अगले ही पल दावोंग रेल्म का वह भयानक क्रो अपनी ओर छोड़ने लगा। सिर्फ उसका दबाव ही चेन लाई को लगभग कुचल देने के लिए काफी था। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम्हें मना करने का कोई अधिकार नहीं है। अब मेरा क्रो तुम्हारे साथ परछाई की तरह रहेगा। या तो तुम दान्हे को जला कर वापस जाओ, या फिर यहाँ रुककर अपनी मौत का इंतजार करो। चेन लाई का दिल बैठ गया। वह मन ही मन चिल्ला रहा था, यह आंसेस्टर आखिर इतना निर्दयी क्यों है? मुझे कोई फायदा नहीं मिला, उल्टा मेरी जान ही निकलने वाली है। लेकिन मेरे दबाव के सामने उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिरकार उसे फायर बॉय बनना पड़ा। इसके बाद कई दिनों तक चेन लाई लगातार अल्केमी फर्नेस के नीचे आग जलाता रहा। उसकी आग एक पल के लिए भी बंद नहीं हुई। इतना काम तो शायद प्रोडक्शन टीम के गधे भी नहीं करते होंगे। कुछ दिनों बाद जब वह थक कर थोड़ा आराम करना चाहता था, तभी मेरी ठंडी आवाज फिर गूंज उठी, उठ जाओ, अब से तुम्हें न खाने की अनुमति है और न आराम करने की। वापस काम पर लग जाओ। चेन लाई ने गुस्से में अपनी बेकार मुट्ठी भींच ली, लेकिन शिकायत करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उधर बेलू अकादमी की कंपटीशन आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी थी। स्टेज पर एक खूबसूरत लड़की सिल्वर सॉर्ड पकड़े खड़ी थी। वह कोई और नहीं बल्कि चेन लाई की छोटी बहन चेन नाइनियाओ थी। जैसे ही वह मंच पर आई, पूरा अकादमी उसकी तरफ देखने लगा। स्कूल के लगभग सभी लड़के उत्साहित हो गए। आखिर वह अकादमी की सबसे प्रतिभाशाली छात्राओं में से एक थी और उसकी खूबसूरती भी किसी फेरी से कम नहीं थी। जहाँ तक उसकी ताकत की बात थी, वह तो सब जानते ही थे। लगातार कई डिसाइपल्स को हराने के बाद यहाँ तक कि दीन भी संतुष्ट दिखाई दे रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर बाद में उसे सीनियर वेंग की डिसाइपल के रूप में प्रचारित किया जाए तो पूरा ईस्टर्न रीजन हिल जाएगा। एक के बाद एक जीत हासिल करते हुए चेन नाइनियाओ लगातार 9 मुकाबले जीत चुकी थी। लेकिन जब आखिरी
प्रतिद्वंद्वी मंच पर आया। उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। उसके सामने खड़ा था जायरो यू, ईस्टर्न रीजन की 3 महान फैमिलीज में से एक। जायरो फैमिली का सदस्य और चेन लाई भाई बहन का पुराना दुश्मन। जायरो यू के चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। वह हंसते हुए बोला, पहले तुम्हारा बेकार भाई था, अब तुम्हारी बारी है खूबसूरत लड़की। उसकी बात पूरी होते ही चेन नाइनियो की आकृति अचानक नीली रोशनी में बदल गई। पूरा मैदान चौंक उठा। यह बेलू अकादमी की 10 ग्रेट सीक्रेट आर्ट्स में से एक थी। चेन नाइनियो ने बिना किसी दया के सीधे जायरो यू पर हमला कर दिया। सबको लगा अब जायरो यू निश्चित रूप से हार जाएगा, लेकिन तभी जायरो यू के होठों पर एक अजीब मुस्कान उभर आई। अगले ही पल बिजली की तरह तेज एक पंच सीधा चेन नाइनियो के निचले पेट पर लगा। धड़ाम, सिर्फ एक पंच और उसकी अधिकांश स्पिरिचुअल वेन्स नष्ट हो गईं। यह दृश्य देखकर पूरे मैदान का माहौल बदल गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। तभी लोगों ने देखा कि मंच पर एक नहीं बल्कि 2 जायरो यू खड़े थे। डीन यह देखकर अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। यह तो सीनियर वेंग द्वारा छोड़ा गया ट्विन बॉडी है। पूरा अकादमी दंग रह गया। डीन ने कांपती आवाज में कहा, ट्विन बॉडी न केवल तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर देता है, बल्कि इससे तुम्हें 2 जिंदगियां भी मिलती हैं। जायरो यू, तुम्हें यह कहां से मिला? जायरो यू जोर से हंस पड़ा। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। इसका श्रेय चेन लाई को जाता है। अगर चेन लाई ने मुझे रास्ता न दिखाया होता तो मैं गलती से स्कूल के पीछे नहीं पहुंचता और वहां सीनियर वेंग द्वारा छोड़ा गया ट्विन बॉडी भी नहीं पाता। यह सुनकर डीन पूरी तरह निरुत्तर हो गया। अब उसे समझ आया कि इतने वर्षों तक पूरी अकादमी खोजने के बाद भी वह ट्विन बॉडी क्यों नहीं मिला था। जायरो यू धीरे धीरे चेन नाइनियो के सामने आया। उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। वह मुस्कुराकर बोला, बचपन की दोस्ती की खातिर अगर तुम अभी घुटनों के बल बैठकर मुझे कौता करो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। क्या ख्याल है? इतना कहकर उसने चेन नाइनियो के खूबसूरत चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। चेहरा पूरा मैदान शांत हो गया। जायरो यू ने उसके बाल पकड़कर सिर ऊपर उठाया और ठंडी आवाज में पूछा, घुटने टेकोगी या नहीं? लेकिन चेन नाइनियो ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी आंखों में केवल जिद और अड़िग संकल्प दिखाई दे रहा था। जायरो यू ने एक बार फिर चेन नाइनियो के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी आंखों में क्रूरता भर चुकी थी। वह ठंडी आवाज में बोला, अगर आज तुम घुटनों पर नहीं झुकोगी तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम झुक नहीं जाती। मंच के नीचे खड़े मेल स्टूडेंट्स यह दृश्य देखकर गुस्से से भर गए। एक के बाद एक गालियां सुनाई देने लगी। कई लोग चिल्लाकर डीन से बोले, चेन नाइनियो अब अपनी लड़ने की क्षमता खो चुकी है, क्या आप मुकाबला नहीं रोकेंगे? लेकिन डीन वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, मानो उसे इस सब से कोई फर्क ही न पड़ता हो। उधर जायरो यू धीरे धीरे चेन नाइनियो के करीब पहुंच रहा था। उसकी नजर लड़की की पतली और नाजुक टांगों पर पड़ी। अचानक उसने जोरदार किक मारी। धड़ाम, फिर उसने उसके कंधे पर भयानक वार किया। उसका उद्देश्य साफ था। वह चेन नाइनियो को पूरी तरह अपंग बनाना चाहता था ताकि एक प्रतिभाशाली लड़की हमेशा के लिए बेकार हो जाए। और यही डीन की असली योजना भी थी। वह चाहता था कि जायरो फैमिली और चेन फैमिली दोनों बर्बाद हो जाए, फिर वह मौका देखकर पूरे चेन फैमिली पर कब्जा कर ले। उधर चेन लाई लगातार मेरे पास रुका हुआ था। 10 दिनों से भी ज्यादा समय तक वह अल्केमी फर्नेस के सामने आग जलाता रहा। लेकिन उसी समय उसके जेड पेंडेंट से खबर आई। उसकी बहन की जान खतरे में थी। अब वह और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने सीधे मेरा विरोध कर दिया। असल में वह कई बार मुझसे विनती कर चुका था, लेकिन हर बार मेरा जवाब एक ही होता था, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। तभी सु जीवे हंसते हुए बोला, लाओजू तो सैकड़ों हजारों साल से जीवित हैं। उनके लिए कुछ साल भी केवल कुछ दिनों जैसे हैं, इसलिए उन्हें कोई जल्दी नहीं लगती। ये शब्द सुनकर चेन लाई का धैर्य पूरी तरह टूट गया। वह गुस्से से चिल्लाया, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो सीधे मार दीजिए। क्या मुझे इस तरह यातना देना मजेदार लगता है? मैं जानता हूँ कि मैं बेकार हूँ। मैं ही हूँ जिसने फैमिली को
इस हालत तक पहुंचाया है, लेकिन मैंने सच में अपनी पूरी कोशिश की थी और अब मेरी बहन मरने वाली है, फिर भी आप मुझे यहाँ कैद करके रखना चाहते हैं। उसकी ये अपमानजनक बातें सुनकर वेंग यू और सू जिवे दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। चौंकिए, सिर्फ वही दो लोग थे जिन्होंने मेरी असली ताकत और भयावहता देखी थी, लेकिन चेन लाए अब किसी चीज की परवाह नहीं कर रहा था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, अगर मेरी बहन मरने वाली है तो लड़ते लड़ते मरना बेहतर होगा। वह हमला करने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर कांप उठा। मैंने शांत स्वर में कहा, क्या तुमने अपने शरीर में हुए बदलावों को देखा भी है? चेन लाई स्तब्ध रह गया। उसी समय सू जिवे गुस्से से आगे बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाओ जू के सामने ऐसी बातें करने की? अब सू जिवे मुझे केवल एंसेस्टर नहीं बल्कि अपने सबसे करीबी परिवार की तरह मानता था। वह किसी को भी मेरे बारे में बुरा बोलते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अचानक उसके शरीर से शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर निकलने लगी। चेन लाई यह देखकर डर गया, लेकिन अगले ही पल उसे अपने शरीर के अंदर कुछ और भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी कल्टिवेशन जांची और अविश्वास से जम गया। कुछ समय पहले तक वह केवल निंगशन रेल्म में था, लेकिन अब वह सीधे ह्यूआशन रेल्म तक पहुंच चुका था। उसकी आंखें फैल गईं। ये कैसे संभव है? उसने अपने शरीर के अंदर स्पिरिचुअल पावर को ध्यान से महसूस किया और तभी उसे एक और अविश्वसनीय सच्चाई का पता चला। जो स्पिरिचुअल वेन्स पहले बेहद संकरी थी, अब वे विशाल नदियों जैसी चौड़ी हो चुकी थी। पहले जहां स्पिरिचुअल पावर मुश्किल से बहती थी, अब वह बाढ़ की तरह दौड़ रही थी। चेन लाई पूरी तरह भ्रमित हो गया। यह सब आखिर हुआ कब? मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। तभी वेंग यू आगे बढ़ा और उसे डांटते हुए बोला, अब भी तुम्हें लगता है कि लाओ जू तुम्हें मारना चाहते थे? क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आया? इन 10 दिनों में वह तुम्हें सजा नहीं दे रहे थे, बल्कि तुम्हें बदल रहे थे। तुम्हारी टूटी हुई नींव को दोबारा बना रहे थे, तुम्हारी स्पिरिचुअल वेन्स को नया रूप दे रहे थे और तुम्हें एक ऐसा भविष्य दे रहे थे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सुनकर चेन लाई पूरी तरह स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वह क्रूर सजा समझ रहा था, वह वास्तव में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर था।